नमस्कार, मी साहिल जोशी. मुंबई तक मध्ये आपलं स्वागत आहे. कुठल्याही निवडणुकीचं प्रेडिक्शन करणं हे अत्यंत कठीण असं काम आहे. बऱ्याचदा एक्झिट पोल्स चुकतात. एक्झिट पोल्स चुकले म्हणून अनेक जण टिंगलही उडवतात, पण ते बरोबर कसे आले याबद्दल कधीच चर्चा होत नाही. आणि आज आपण आजच्या मुद्द्यामध्ये आमचा एक्झिट पोल कसा योग्य आला याबद्दल चर्चा करणार आहोत. कारण कर्नाटक सारख्या राज्यामध्ये की ज्या ठिकाणी काँग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी अशी अत्यंत जोरदार टक्कर होत होती, त्या ठिकाणी ॲक्सिस माय इंडिया आणि इंडिया टुडे यांचा एक्झिट पोल हा अत्यंत तंतोतंत योग्य ठरलेला आहे. ॲक्सिस माय इंडियाने क्लेम केला होता की त्यांच्या एक्झिट पोलनुसार काँग्रेसला 122 ते 140 जागा मिळतील आणि काँग्रेसला सध्याच्या परिस्थितीत 136 जागा मिळालेल्या आपण बघतोय. त्याचबरोबर वोट पर्सेंटेज म्हणजे वोट शेअर जो आहे तो भारतीय जनता पार्टीचा 35% असेल आणि त्याचबरोबर काँग्रेसचा साधारणतः 42 ते 43% असू शकतो. आणि त्याच पद्धतीने एक्झिट पोलचे आकडे हे निवडणुकीच्या निकालांशी तंतोतंत जवळपास जुळलेले दिसून येतात. काय कारण आहेत की भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात काँग्रेसला 4.5% गेल्या निवडणुकीपेक्षा जास्त मतदान झालं आणि काँग्रेस आतापर्यंत कर्नाटकने बघितलं नव्हतं, म्हणजे अनेक वर्षात बघितलं नाहीये तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात सीट्स मिळवून निवडून आलेले आहेत. याच्याबद्दल आपल्याला चर्चा करायची आहे. आणि प्रदीप गुप्ता, चेअरमन मॅनेजिंग डायरेक्टर ॲक्सिस माय इंडिया, ते आपल्याबरोबर आज चर्चेमध्ये आहेत आणि त्यांच्याशी आपण समजून घेणार आहोत की नक्की हा एक्झिट पोल का योग्य निघाला, भारतीय जनता पार्टीच्या हरण्याची कारणं काय आहेत आणि त्याचे महाराष्ट्र आणि देशावरती काय परिणाम होऊ शकतात. प्रदीप जी, आप हमसे बात करने हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैंने आपका एग्जिट पोल तो हम सभी ने देखा ही था, लेकिन बेसिक सवाल से मुझे शुरू करना है कि जब एग्जिट पोल हुआ, क्योंकि जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन आप लोगों से पूछते हैं और उसके आधार पे आप अपना एक एग्जिट पोल देते हैं. क्या आपको साफ दिख रहा था कि बीजेपी वहां पर हार रही है? जिस तरीके से सारे लोग, बाकी सारे जो एग्जिट पोल थे वो ये दिखा रहे थे कि कांटे की टक्कर है, किसी को पूरा बहुमत नहीं दे रहे थे. जनता दल सेक्युलर एक पैक ऑफ जोकर, मतलब कार्ड्स में जोकर की तरह आएगा, उनके सपोर्ट पे ही सरकार बनानी पड़ेगी, इस तरीके से चित्र दिख रहा था. क्या कारण आपको लगता है कि इस तरीके से ये कांग्रेस के पक्ष में पूर्ण बहुमत और वो भी मैसिव मैंडेट इस तरीके से गया? देखिए साहिल, कोई भी निवडणूक हो, इलेक्शन हो, उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण होती है, केवल 3. दावे, वादे, इरादे. जब मैं दावे कहता हूं तो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, जो सरकार में है, वो बहुत तरह के दावे करते हैं कि हमने पिछले 5 साल में ये किया, इस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा. और वादे जो चैलेंजर, जो चुनौती देता है, जो अपोजिशन में है, वो वादे करते हैं कि यदि हमको आपने इस बार चुना तो हम आपके समक्ष ये सारे चीजें आपके लिए लेके आएंगे. और इरादे, इन दोनों के हिसाब से, वादे और दावे के हिसाब से जनता अपने इरादे बनाती है कि आगे 5 साल के लिए किसको अवसर देना है, किसको चुनकर भेजना है. तो अब ये किसी भी इलेक्शन का एक साधारण, जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम है, बस इसी के आसपास कोई भी परिणाम आता है. अब दावे की बात करने का मतलब है इनकम्बेंट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार, जिनको 5 साल पहले जनता ने चुन के भेजा था. जनता ऐसी होती है कि वो एक एक चीजों को लिख के रखती है. रोजमर्रा के जीवन में एक एक विषयों का, सरकार का, गवर्नेंस का हिसाब बराबर लेके चलती है. इतने बारीकी से और नजदीकी से जनता जो है आकलन करती है राज्य सरकार के परफॉर्मेंस का, जो आपने 5 साल पहले मुझसे वादे किया. कोई भी इलेक्शन जनता और नेताओं के बीच एक एग्रीमेंट होता है कि आप मुझे वोट करो, मैं आपके लिए ये सारी चीजें लाऊंगा. तो कर्नाटक की बात करें, 5 साल में कर्नाटक की जनता ने 2 अलग अलग, तीनों पार्टियों की सरकार देखी. शुरू का जो 1 साल था वो जनता दल की HD कुमारस्वामी के मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस के समर्थन से सरकार देखी. उसके बाद पासा पलटा और येदियुरप्पा जी की सरकार बनी बीजेपी की. ऑपरेशन कमल जो कहते हैं कि लोगों को तोड़ा और फिर येदियुरप्पा की सरकार बनाई बीजेपी. हाँ, मुझे ये नहीं पता ऑपरेशन कमल, लेकिन बड़ी संख्या में कांग्रेस से MLA और JDS से MLA टूट के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए और उसके बाद येदियुरप्पा जी की सरकार चली. तो करीब 1.5 से 2 साल उनकी सरकार चली और इसी दौरान कोविड का भी पीरियड था. राइट. उसके बाद जो है पिछले 21 महीने से बसवराज बोम्मई जी की सरकार बनी, जो कि
चेंज किया, परिवर्तन किया मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के अंदर। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि जहां तक परफॉर्मेंस की सवाल है, जनता के समक्ष ये 3 सरकारें आ गई, तो हम इसको अच्छी भाषा में, साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि जनता ने 5 साल में मिली जुली सरकार देखी, 3 अलग अलग मुख्यमंत्री के चेहरे देखे, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री, इसका मतलब 1.5 साल एक साधारण हिसाब से आप देख लीजिए। तो ऐसा कहीं पर भी कुछ नजर नहीं आया जनता को कि उनके लिए इस चुनी हुई सरकार ने कुछ भी किया है। एंड दैट इज व्हेन, जब ऐसी स्थिति आती है उसको हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी वही है कि जो मैं नाराज हो जाऊं आपसे, आपने मेरे साथ कुछ वादा किया और मुझे आपका काम पसंद नहीं आए, तो मेरे अंदर जो नाराजगी या विरोधाभास जो आपके प्रति आता है, उसी को हम एंटी इनकम्बेंसी का नाम देते हैं। नाउ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, कहीं पर भी नाराजगी हो सकती है। बड़ी बात यह है कि यदि इनसे नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराजगी है, तो विकल्प क्या है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या, विकल्प क्या। जब देखिए राजनीति में जो या 3 लोगों के बीच में से जनता को एक को चुनना है, तो जब तक दूसरे विकल्प ना हो, और विकल्प होना जरूरी नहीं है, कितना क्रेडिबल विकल्प है, आप जो बातें कर रहे हैं, जो आप वादे कर रहे हैं, उस पर मैं कितना विश्वास मानूं। यहाँ पे कर्नाटक के अंदर एक बात बहुत अच्छी हुई, जिसकी वजह से मैं बोलूं कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को भरपूर समर्थन दिया। इस 5 साल के पहले, उसके पहले जो 5 साल थे, सिद्धारमैया सरकार थी, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, पूरे 5 साल सरकार चलाई, उनके भी खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आई, तो उन्होंने हंग वर्डिक्ट दिया। इतनी बड़ी वो नहीं थी नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। उसका मतलब यह है कि लोगों ने पिछले 10 साल में 4 मुख्यमंत्री का और 3 प्रॉपर सरकारों का अलग अलग कार्यकाल देखा, और ये पाया कि जो पिछली सरकार थी सिद्धारमैया की, कांग्रेस की, इससे बड़ी बेहतर थी। और आप रिजल्ट देख रहे हैं, और उनको ये पता था कि पिछली बार हंग दिया है, जेडीएस को दिया था 37 सीटें प्लस बीएसपी के साथ अलायंस में 38 सीटें, तो इस बार उन्होंने उसको एग्जैक्ट आधा कर दिया। इस बार केवल 19 सीटें आई, जो उनकी ट्रेडिशनल सीटें, बस पारंपरिक जो सीटें होती है वही आई। 2 चीजें मुझे पूछनी है उसमें से, एक मुद्दे पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात इस चुनाव में यह भी दिखाई दी कि इस बार वोट परसेंटेज काफी ज्यादा था, 72% का वोट परसेंटेज था, और बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि जितना ज्यादा वोट परसेंटेज होगा उतना उनके लिए ज्यादा अच्छा होता है। कई लोग फोन करके ये बात कह रहे थे। और उसी वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का वोट शेयर या अराउंड 4%, 4-4.5% बढ़ गया है पिछले चुनाव के मुकाबले, वेरएस बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो ज्यादा घटा नहीं है, 1-8% से घट गया होगा। इसका मतलब यह है कि बीजेपी ने अपना वोट शेयर रिटेन किया, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर 40-42% के ऊपर चला गया, जबकि बीजेपी का वोट शेयर ये 35% तक रुक गया, जिसके वजह से कांग्रेस को यह मैसिव मैंडेट मिला हुआ नजर आ रहा है। तो ये बढ़ा हुआ वोट शेयर ये एंटी इनकम्बेंसी के कारण था, या कांग्रेस ने अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको काम पे लगाया था, जिसके वजह से ये कांग्रेस को वोट शेयर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है उसमें? देखिए, वोट शेयर को और कर्नाटक में यदि समझना है तो कर्नाटक के रीजन वाइज जो है समझना होगा। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसमें कि 6 रीजन आते हैं, महाराष्ट्र ऐसा ही है, और 6 रीजन में अलग अलग तरीके से वोट करते हैं। 6 रीजन में जो 3 रीजन है, तीनों अपने जो पुरानी रियासतें होती थी उनके नाम पे है। एक ओल्ड मैसूरू रीजन जिसमें कि 64 सीट आती है, 64 224 में से बहुत बड़ा नंबर है। दूसरा रीजन है बॉम्बे कर्नाटक, जो बॉम्बे रियासत के नाम से जाना जाता है, जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है, मराठी भाषी काफी, मराठी मानुस काफी है उसके अंदर। तो दूसरा रीजन, उसमें 50 सीटें आती हैं। और तीसरा रीजन है हैदराबाद कर्नाटक, जो कि हैदराबाद रियासत में आता था पहले, उसको हम हैदराबाद कर्नाटक, उसमें 40 सीटें। बोलने का मतलब इन तीनों रीजन को मिला दें तो 154 सीटें हुई। 154 सीट नहीं है, 70% सीट इसके अंदर आ गई। 3 रीजन जो दूसरे हैं वो बेंगलोर, कोस्टल कर्नाटका, करावली जिसको कहते हैं, और तीसरा रीजन सेंट्रल कर्नाटका। यहाँ पर 20-20, 23-23 सीट, छोटे ये तीनों छोटे हैं। इन तीनों के अंदर 30% है, 10-10% तीनों का, और इनके अंदर 70% है। अब बड़ी चीज क्या है इसमें, जो आपने वोट शेयर की बात की कि बीजेपी का कम नहीं हुआ, इसका फर्क यहाँ देखिए आप कि कहीं कम हुआ, कहीं ज्यादा हुआ। जो ओल्ड मैसूरू है, जो सबसे बड़ा रीजन है, जिसको हम
सदन कर्नाटका भी कहते हैं, उसके अंदर 64 सीटें हैं और यहाँ पर हमेशा बीजेपी डिस्टेंस थर्ड होती है। डिस्टेंस थर्ड का मतलब ये है कि पिछले बार कांग्रेस को और जेडीएस को दोनों को 35% वोट मिले, बीजेपी को यहाँ 21 मिले। आप अंतर देख रहे हैं, 21 से 35। कहने का मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ डिस्टेंस थर्ड, यानी बीजेपी का यहाँ कोई वर्चस्व नहीं होता है। इस बार क्या हुआ कि बीजेपी ने अपना वोट शेयर यहाँ 21 से 24% आया रिजल्ट में। 21 से 24, 3%, 70% इलाके, 25% इलाके में बड़ा महत्व रखता है। करेक्ट। बाकी जो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड था बॉम्बे कर्नाटका, जो उसने 50 में से 30 सीटें ली थी पिछली बार, 50 में से 30, आप समझिए चीजों को, वहां पर बीजेपी के वोट शेयर में अच्छी खासी गिरावट हुई, अच्छी खासी गिरावट हुई। वहां पर बॉम्बे कर्नाटका में 30 सीटें ली थी। इस बार जो है सीटों का आंकड़ा बीजेपी के लिए 20 से कम सरक गया, बहुत बड़ा उनको नुकसान हुआ यहाँ पर। तो उस लिहाज से बात करें, और ओल्ड मैसूरू में जो सबसे ज्यादा सीटें 26 सीटें जो ली थी जेडीएस ने ली थी, दूसरे नंबर पे करीब 21 सीटें जो है कांग्रेस ने ली थी, और 15 सीटें जो मिली थी बीजेपी को मिली। बीजेपी 15 से उठ के 4 पे आ गई ओल्ड मैसूरू में, 64 में से 4 सीटें, आप समझ रहे हैं। और जेडीएस ने बहुत बड़ा अपना बेस यहाँ पर खो दिया। उसकी वजह से जो वोटों का बंटवारा था 1/3 गया बीजेपी के पक्ष में जो जेडीएस से टूटा, और 2/3 जो है वो कांग्रेस की तरफ जुड़ा। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर दिखाई दी, वो महिला वोटर्स की, और वो आपके कई, अब जो एक किताब आपने लिखी है उसमें भी आपने महिलाओं पर एक अलग से चैप्टर लिखा हुआ है। बिना हो नहीं सकता इलेक्शन। इंटरेस्टिंग बात इस चुनाव में भी, आपके प्रेडिक्शन में भी ये था कि 44% महिलाएं, जो कांग्रेस का जो वोट शेयर है उसमें से 44% शेयर जो है वो महिलाओं का उसमें दिखाई दे रहा है, जबकि पुरुषों का वोट शेयर 4% कम है कांग्रेस केस में। और वही अगर हम बीजेपी से कंपेयर करें तो बीजेपी से करीब करीब 10 से 11% ज्यादा महिलाओं ने कांग्रेस को वोट दिया नजर आ रहा है हमें। क्या इसको हम ये मान के चले कि जो रोजमर्रा के इश्यूज, खास करके प्राइस राइज है या फिर बेरोजगारी है, जिससे घर में काम करने वाली महिला को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, वो इश्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए कर्नाटक के चुनाव में, जिसके वजह से महिलाओं ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस को वोट दिया, या कांग्रेस के पक्ष में वो सड़क पर उतरी और उनको वोट दिया गया? क्या समझ सकते हैं हम लोग इसके बाद? देखिए, महिलाओं का वोट क्यों जरूरी है इलेक्शन के मायने में, उसका थोड़ा सा मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो कि सबसे ज्यादा अहम है। वो क्यों अहम है मैं क्यों बताता हूँ। अहम तो है, बट क्यों है, क्योंकि दोनों महिला पुरुष 50-50% है, लेकिन महिलाओं का वोट अहम क्यों है, और महिलाएं अब जो है वो क्यों पुरुषों से अलग जाके वोट कर रही है, ये समझने की जरूरत है। हम ये सब जानते हैं कि भारत कहते हैं कि एक पुरुष प्रधान देश है, ठीक। पुरुष प्रधान देश का मतलब क्या था? पुरुष प्रधान देश का मतलब ये था कि पूरे कंट्री के अंदर 80% से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो अपने पुरुषों के ऊपर उनका जीवन व्यापन निर्भर करता था, ठीक। जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का लेवल बढ़ा, और वो साउथ में जो हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा एजुकेशन है, तो सबसे पहले साउथ में हम ये पाते हैं कि करीब 60%, 60 बहुत बड़ा नंबर है, 100 महिलाओं में से 60 महिलाएं पुरुषों के हिसाब से नहीं जाती अपनी चॉइस बनाने में किसको वोट करना है। उसको घटते घटते जो है वो नॉर्थ में उठ के जाके राजस्थान में जो है केवल 20 रह जाता है वो आज भी। उसका सबसे बड़ा असर है कि राजस्थान में एजुकेशन और खासकर महिलाओं की एजुकेशन, तो उत्तर भाषी राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे आप पाएंगे आंकड़ा उठ के जो यहाँ 60 होता है वहां करीब 20 से 30 चला जाता है। वो क्यों हुआ ऐसा? और दूसरी बड़ी वजह ये कि महिलाएं, और जो 100 वोट पड़ते हैं, 100 वोट, जो 100 मशीन, जैसे यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ 73% वोट पड़े इस बार, 72% पिछली बार थे, 72 समथिंग परसेंटेज पिछली बार थे, इस बार 73.1% वोट पड़े। 1% बहुत ज्यादा पड़ा, बहुत बड़ा नंबर रखता है। जब आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ते जाती है तो 1% बहुत बड़ा नंबर। पुरुषों से ज्यादा वोटिंग किया है महिलाओं। हाँ, तो इस बार महिलाएं क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझिए चीजों को। तो जो 100 वोट पड़े, मैं कह रहा था, जो वोट करने नहीं आया उसको छोड़ दीजिए, जो 30% नहीं आया उनको छोड़ दीजिए, 28%, उसमें से 80% वोट ऐसा होता है जो उनका जीवन निर्भर करता है सरकारी सुविधाओं और सरकारी व्यवस्थाओं के ऊपर, 80% लोगों का। और
जब हम सरकारी सुविधाएं और व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले घर के अंदर महिला को ही घर चलाना है। यदि पुरुषों की कमाई से पाल पूरा ना पड़े तो महिलाएं सरकार की तरफ देखती हैं कि सरकार से रोजमर्रा के जीवन में उनको क्या क्या व्यवस्थाएं और सुविधाएं मिली है थ्रू वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम्स और बेसिक अमेनिटीज जिसको आप कहते हैं उसके थ्रू। तो महिलाएं जो है आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में एजुकेशन की वजह से इज वेल इन्फॉर्म्ड। जब हम इन्फॉर्म्ड कहते हैं तो उनको बड़े अच्छे से पता है। देखिए हर जगह पे हर लोकेशन पे 3 सड़कें होती हैं। महिलाओं को ये पता है कि इस सड़क के लिए नगर पालिका जिम्मेदार है क्या, इस सड़क के लिए स्टेट हाईवे स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है क्या, या ये सड़क नेशनल हाईवे की है। इतना वो आकलन कर पाने में सक्षम है। तो उनको अब अच्छे से पता है कि किस सरकार से क्या सुविधाएं और व्यवस्थाएं उनको मिल रही है और उसके हिसाब से वो अपना निर्णय लेती है। रह गई बात इस बार की, तो जो मैंने बताया राज्य सरकार का जो परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल भी महिलाओं के या डिलीवरी की जो हम एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं उसके अनुरूप नहीं था। बनिस्बत उसके जो पिछली बार की सरकार थी सिद्धरामैया जी की सरकार, इस बार बहुत सारी चीजें आई है बट वो ज्यादा करके चीजें केंद्र सरकार की तरफ से आई है लोगों के पास। जैसे हम फ्री राशन की बात कर ले, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 10 किलो अनाज मिल रहा है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट की। गैस सिलेंडर मिल रहा था, फ्री कनेक्शन मिला सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। टॉयलेट के लिए पैसे मिले थे, टॉयलेट बने थे अच्छी बड़ी संख्या में पिछले 8 से 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मोदी जी आए तो थे चुनाव में, उसके बाद मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। उसके बाद जन धन अकाउंट जिसके तहत किसानों को भी किसान सम्मान निधि मिल रहा है, 6,000 रुपए मिलते हैं, 6,000 रुपए मिलते हैं और महिलाओं के हाथ में अब पैसे पहुंच रहे हैं। समझिए आप, ठीक, जो सुविधाएं पूरे घर को मिलनी चाहिए वो उसमें महिलाओं के हाथ में उनके बैंक अकाउंट में जन धन अकाउंट के तहत। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में। अब जब वोटर को एक निर्णय लेना है तो मैंने जैसे बताया ना, हर चीज का आकलन करते हैं। जैसे महिलाएं घर में खाना भी बनाते हैं ना, तो आप नमक शक्कर कम ज्यादा नहीं कर सकते किसी चीजों में, है ना। नमक मिर्च को हिसाब से, सब चीजों को, इंग्रेडिएंट्स को हिसाब से करना पड़ेगा। तो महिलाओं को अच्छे से पता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल पहले 5 साल पहले क्या दिया था और इस बार क्या दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दिया था और क्या नहीं दिया। इसके चलते, और बड़ी बात जैसे मैंने वादे कहा, इस बार जो कांग्रेस सरकार ने, देखिए 3 वादे कौन से, 5 वादे किए, 5 गारंटी योजना की, 5 में से 4 है वो प्योर महिलाओं के लिए। चूल्हा है, 2,000 रुपए मिलेंगे, बस महिलाओं को फ्री होगी। तो आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया। क्यों विश्वास किया? क्योंकि वो सिद्धरामैया गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस देख चुके हैं। नहीं, तो मेरा सवाल वही है ना कि केंद्र सरकार की योजनाएं आपने कहा, तो मोदी जी प्रचार के लिए आए थे, उन्होंने मुंबई कर्नाटक में काफी प्रचार किया, रोड शोज किए, बैंगलोर में उन्होंने रोड शो किया था, या बाकी जगह पे भी उन्होंने रोड शोज किए थे, पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी थी। इसके बावजूद भी वो ये बताने में, और आजकल बीजेपी का एक नया फंडा है कि बीजेपी कहती है डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार की भी योजनाएं मिलेगी आपको, राज्य सरकार की भी योजना मिलेगी। क्या ये डबल इंजन फॉर्मूला कर्नाटक में फेल हो गया? देखिए, डबल इंजन की सरकार वो कहते हैं, और मैं वापस देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंक्लूडिंग बीजेपी या कांग्रेस, वो क्या कहते हैं वो तो कहेंगे, उनका काम है कहना, अपने शिद्दत से अपनी बातों को रखते हैं। अब आपने बात करी कि मोदी जी वहां पर आए थे और वहां पर प्रचार प्रसार किया और खूब शिद्दत से प्रसार किया, उसमें तो कहीं कोई कमी नजर नहीं आई, बल्कि अच्छा खासा नजर आया। लेकिन हमारे सर्वे में जब हम पूछते हैं कि आपने जो भी पार्टी को वोट किया, हमारा अगला सवाल होता है क्यों वोट किया, उसमें आप पाएंगे सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पर छुपी हुई है। जो बीजेपी का मतदाता था, देखिए 41% लोगों ने कहा हम तो विकास के लिए बीजेपी को वोट कर रहे हैं, 100 बीजेपी का, 41 ने कहा हम बीजेपी को विकास के लिए वोट कर रहे हैं। उसका नेक्स्ट बेस जो आज तक किसी भी सर्वे में नहीं आया, आज तक किसी भी स्टेट इलेक्शन में नहीं आया, 19% मोदी की वजह से। बट ये बीजेपी का वोटर है, बीजेपी का वोट 19%। तो बीजेपी के 100 वोटर में से 41 लोगों ने कहा कि हम राज्य के विकास के लिए, और 19 लोगों ने कहा मोदी जी के लिए। मोदी, और ओवरऑल की बात करें कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, यानी बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है, तो 7% जो है आप पा रहे हैं कि मोदी जी की वजह से, चूंकि बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है। आप इस बात की कल्पना कीजिए यदि मोदी जी यहाँ नहीं होते तो क्या होता, तो और भी नीचे बिल्कुल। तो एंटी इनकम्बेंसी का मतलब है आप माइनस में खड़े, फिर आपको इतना बड़ा प्लस चाहिए कि आप दूसरी पार्टी से आगे चले जाएं,
पिछली बार भी बीजेपी का वोट शेयर सीटें 104 थी और कांग्रेस की 80, लेकिन वोट शेयर कांग्रेस का ज्यादा। 38 था, 38 था और बीजेपी का 36 था। तो अब आप और नीचे जा रहे हैं, तो ये मोदी जी की वजह से ही है जो आप इतना जो 66 सीटें मिली बीजेपी को वो देख पा रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ थर्ड पार्टी तो 20 सीट ले जाती है, तो 20-30 सीटें कम हो जाती है और मोदी जी ने बिल्कुल करीब 40 के करीब आती है। एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दी और मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज पे आना है, लेकिन उससे पहले पिछले 2014 से खास करके हम देख रहे हैं कि बीजेपी का परफॉर्मेंस ये खास करके ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको आती है वो अर्बन वोटर्स से मिलती है या अर्बनाइजेशन जहां पर ज्यादा है, जैसे कर्नाटक जैसे राज्य में 40% अर्बन इलाका है, महाराष्ट्र में भी अराउंड 40-41% उतना ही इलाका है। इस बार आपके भी इस पे दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा अर्बन वोटर्स ने भी सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन उसमें एक चीज और आपके सर्वे में दिखाई देती है कि आपने जो सैंपल लिया है उस सैंपल में आपका सबसे बड़ा सैंपल ये जिसकी आमदनी 10,000 रुपए के आसपास की है, यानी आपने जो गरीब तबके का जो सैंपल है वो ज्यादा लिया है। क्या कहीं ना कहीं अर्बन गरीब भी आज की तारीख में खुश नहीं है और इसके वजह से वो कांग्रेस को चूज कर रहा है, खास करके कोविड के कार्यकाल के बाद? जो नॉर्थ के राज्य छोड़ दीजिए, लेकिन पश्चिमी राज्य या दक्षिणी राज्यों में वो कांग्रेस के साथ जा रहा है। अर्बन पुअर यानी शहरों में रहने वाला गरीब भी और जाहिर सी बात है कि ग्रामीण गरीब भी। तो ये आंकड़ा क्या कहता है? देखिए, पिछले एक साल की बात कर लेते हैं, यदि ज्यादा पीछे नहीं जाना है तो, और उसके पीछे जाना है तो दो की भी कर सकते हैं। कोविड के बाद की 2020 के बाद जो भी इलेक्शन हुए 21 से, तो इस चुनाव के पहले तक एक साल में पिछले 10 चुनाव हुए, ठीक, उसमें 5 22 में हुए, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट का राज्य एक, ऐसे 5 चुनाव हुए थे। और उसके बाद जो चुनाव हुए गुजरात का और हिमाचल प्रदेश का, और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के मेघालय, त्रिपुरा और के चुनाव हुए। उसके समय मणिपुर के भी हुए। 10 में से 8 सरकारें रिपीट हुई है। 10 में से 8 सरकारें रिपीट हुई है और उसमें ज्यादा करके बीजेपी और बीजेपी समर्थित पार्टी है। ठीक। और केवल 2 जगह चेंज हुआ। कहाँ? एक पंजाब, हिमाचल और एक हिमाचल। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो आम आदमी पार्टी की आई, और हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की आई। तो अभी भी अर्बन का भी इन जगहों पर बड़ा मत जो है बीजेपी को ही मिल रहा है। बट ये नॉर्थ के और चुनाव है। गरीब का भी बीजेपी को ही मिल रहा है। नहीं, नॉर्थ में देखिए ना, पंजाब में तो बीजेपी नहीं है ना, और हिमाचल में भी, बाकी राज्यों के अगर हम देखें, हिमाचल में भी नहीं है। इस चुनाव में जैसे मैंने कहा कि ये एक चुनाव इस तरह का था कि 5 साल में 3 सरकारें और तीनों अलग अलग पार्टी की सरकारें। तो जनता, वापस मैं कह रहा हूं कि जब आकलन करती है तो जनता गरीब अर्बन में भी है, रूरल में भी है। यहां फर्क ये हुआ कि रीजन जो बेंगलोर रीजन में है, बीजेपी को बड़ी सफलता मिली, बल्कि बीजेपी का 5% वोट शेयर कांग्रेस से ज्यादा है। 46 और 41 बेंगलोर सिटी की 28 सीटों के अंदर, जबकि कोस्टल करावली में भी बीजेपी को सीटें मिली 16 सीटें, जो कि पिछले बार भी 16 मिली थी 19 में से। तो इन 2 रीजन को छोड़ दें तो बाकी सभी जगह पे बड़े रीजन के अंदर बीजेपी की हार हुई है। तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि गरीब जो है बीजेपी की तरफ से चला गया। नहीं, अर्बन पुअर नहीं, अभी तक अर्बन पुअर हो, इवन गांव का पुअर भी। ठीक। तो जब तक दोनों का समावेश संगम नहीं होगा, आपने डबल इंजन की सरकार पूछी थी, तो डबल इंजन की सरकार जहां काम करेगी, जब दोनों सरकारें काम करें ना, एक माइनस है एक प्लस है, तो फिर कैसे काम चलेगा? एक इंटरेस्टिंग बात इस चुनाव में नजर आई, खास करके जब खुद प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि आप बटन दबाओगे तो बजरंग बली का नाम लीजिए, जय बजरंग बली बोलिए और वोट डालिए वगैरह, ये सब शुरू किया था। और चुनाव प्रचार के आखिरी पड़ाव में केरला स्टोरी, बजरंग बली की जय और ये सारी चीजें निकालना शुरू हो गया था। शुरुआत में उन्होंने बुरखा और ये बाकी सारी जो हिजाब विजाब सब हटा दिया था, लेकिन आखिरी पड़ाव में एक बार फिर वो चीजें निकालना शुरू हो गया था।
लेकिन लगता नहीं है कि ये काम कर पाए, मतलब आपके एग्जिट पोल में भी कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि इसके वजह से बीजेपी को वोट डाला जा रहा है। मतलब या तो वो पूछा नहीं गया या तो उन्होंने कभी किसी ने साइजेबल चंक ने इसके बारे में बोला नहीं है। तो क्या ये सारे मुद्दे हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं कि लव जिहाद का कानून बनाया जाए वगैरह, ये सारी चीजें निकाली जा रही है, क्या ये सारे मुद्दे जितने उत्तर प्रदेश या गुजरात जैसे राज्यों में मैटर करते हैं उस तरीके से साउथ या पश्चिमी राज्यों में, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो, उधर ये सारे मुद्दे चुनाव के वक्त कामयाब नहीं हो पाएंगे? क्या बीजेपी को इसके बारे में अपनी स्ट्रेटेजी रीथिंक करनी पड़ेगी, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि इस पे ये तो नहीं जो दिखता है। सवाल है सांप्रदायिकता वाला, धार्मिक, नहीं, ये चुनावी मुद्दा बना था, ये मैं उसी सोशल पे आ रहा मुद्दा हूं, नहीं मैं है। उसी पे आ रहा हूँ। जी। तो आज तक पूरे कंट्री में जितने भी चुनाव हुए हैं उसका निर्णय, इसमें असर हो सकता है लेकिन कभी भी इस तरह के विषय निर्णायक नहीं हुए। चूंकि हम और आप दोनों मीडिया में हैं और मीडिया में जो दिखाया जाता है सबको नजर आता है, जो लोगों के पास डिलीवरी पहुंची और आपने और मैंने, नेता ने क्या प्रॉमिस किया था और अब मेरे और आपके घर में क्या पहुंचा एज ए कॉमन मैन, वो कहां से किसी को दिखाई देगा? उसकी रिपोर्टिंग कहां से होगी? तो आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे आप दिल्ली का शाहीन बाग का विषय ले लीजिए, चाहे 2015 का पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे वाला ले लीजिए, या जितने भी ले लीजिए, कहीं पर भी इन विषयों की वजह से जीत हार नहीं हुई है। आप चीज को समझिए सबसे पहले कि ये जो धार्मिक विषय होता है वो कैसे, जो विषय जनता के जीवन को प्रभावित करे वो चुनाव के परिणाम को प्रभावित करता है। बजरंगबली जी की जय या जो भी विषय है उससे क्या किसी के जीवन में अंतर पड़ता है? मैं सबसे यही कहता हूं, मैंने अपनी बुक में भी लिखा है ये, कि आप इंडिया के किसी भी मंदिर में जाके खड़े हो जाइए, सुबह से शाम तक खड़े रहिए मंदिर के बाहर, और मुझे जिस दिन आप बता देंगे कि 5 या 10% से ज्यादा उस मंदिर के अंदर दलित, आदिवासी, मुसलमान तो सवाल ही नहीं है ना, क्रिश्चियन और ओबीसी का लोअर तबका, जैसे कि यहाँ पे कुर्बा को ओबीसी के लोअर तबके में गिना जाता है, तो आप एक जने को भी नहीं पाएंगे कि कोई अंदर गया है। कौन जाता है मंदिर? कौन भगवान का अपर कास्ट जाते हैं। तो भगवान का नाम लेना और भगवान की वो करना, उससे चुनाव का कभी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ की बात कर ले कर्नाटक की, ये तो चूंकि कांग्रेस ने जनता दल को बैन करने की बात करी, तो उसको काउंटर के तौर पे बीजेपी ने उसको उस दिशा में लेके चले गए, जो कि मुझे लगता है कि उससे कुछ उनको लाभ होने का तो प्रश्न ही नहीं है कभी। उसके अलावा यदि इस कम्युनिकेशन स्पेस में दूसरे मुद्दे होते प्रचार प्रसार के अंदर परफॉर्मेंस से संबंधित, तो शायद थोड़ी स्थिति और बेहतर होती। तो अब इंटरेस्टिंग बात आएगी महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र का भी एग्जिट पोल 2019 में आपने किया था, और तब भी वो एग्जिट पोल दूसरे एग्जिट पोल्स के मुकाबले वो काफी नजदीक एग्जिट पोल आया हुआ था, कि जब आपने दिखाया था कि जितना प्रोजेक्ट किया जा रहा था उतना बीजेपी अच्छा नहीं कर पा रही थी एक साथ चुनाव लड़ने के बावजूद की। उनकी सरकार, मतलब बहुमत तो उनको मिला, लेकिन बाद में जो भी हुआ वो हमने महाराष्ट्र में देखा। अब कर्नाटक जैसे महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन लोटस, या आप उसको कोई और का नाम दे सकते हैं, लेकिन करीब करीब उसी तरीके से ये करके 2 सरकारें हमको दिखाई दे रही है। 1 साल बाकी है, मुझे पता नहीं कि अभी तीसरी सरकार दिखेगी कि नहीं, लेकिन फिलहाल तो यही जो अभी फिलहाल अरेंजमेंट है वही चलती रहेगी, इस तरीके की बात दिख रही है। दूसरा, अगर हम देखें तो कर्नाटक की तरह यहां पर सिर्फ 2 मेजर पार्टियां नहीं है, अलग अलग पार्टनर्स है, और ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और हर कोई अपने अपने इलाके में, क्षेत्र में माहिर है, अपना क्षेत्र का दादा है वो एक तरीके से। उसके साथ साथ जैसे अर्बन पॉपुलेशन हो या महिलाओं की शिक्षा की बात हो, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र आम एक तरीके से एक लेवल पे दिखाई देते हैं उसमें। क्या आपको लगता है कि कर्नाटक के चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा, कल शरद पवार ने तुरंत मीटिंग बुला ली, महाविकास आघाड़ी साथ में आए, बीजेपी का वोट शेयर भी बड़ा इंटरेस्टिंग हमने देखा कि लगातार के 2 चुनाव में उतना ही, उससे ज्यादा बढ़ नहीं पाया है, 28% के ऊपर बीजेपी का वोट शेयर जा नहीं पा रहा है। तो बीजेपी के अपने इश्यूज हैं कि वो 30% के ऊपर नहीं जा पाएंगे किसी भी हालत में, ये साफ नजर आ रहा है उसमें। कांग्रेस एनसीपी का वोट शेयर अपना एक कांस्टेंट है 34% तक, भले सत्ता किसी की भी आए उतना उन्होंने अपना वोट शेयर कांस्टेंट रखा हुआ है। ऐसे सिचुएशन में कर्नाटक के रिजल्ट्स के बाद उसका असर क्या महाराष्ट्र पर
विपक्षी एकता पर पड़ेगा और बीजेपी के लिए कितना चैलेंजिंग होगा? क्या सीख है जो कर्नाटक के चुनाव से बीजेपी को लेनी पड़ेगी महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र की जहां तक बात करें, महाराष्ट्र एक बड़ा अच्छा और बड़ा उस पॉलिटिकल लिहाज से सिंपल स्टेट है। कैसे, मैं बताता हूं। पूरे कंट्री के अंदर हमारा एक होता है रिटर्न शिफ्ट एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं कि जिसको आप साधारण भाषा में फ्लोटिंग वोटर कहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर पूरे कंट्री में जो फ्लोटिंग वोटर है वो 10% से कम है। अच्छा। और पूरे कंट्री में एवरेज ले ले तो 30% के करीब है। ओके, यानी 33% यानी लोगों ने अपनी जगह पहले से डिसाइड करके रखी हुई है। हाँ, मैंने लॉयल वोटर लॉयल वोटर। तो लॉयल्टी के मामले में मैं सबको ठोक बजा के कहता हूँ कि मराठा मानुष से बड़ा लॉयल कोई नहीं है पूरे कंट्री में। इसी आधार पे कहता हूँ। मेरा आधार कोई ऐसे मेरे दिमाग से या मेरी टोपी से नहीं आया। मतलब मराठी आदमी सबसे ज्यादा लॉयल है आपका? सबसे ज्यादा लॉयल है। और उसके लिए बता रहा हूं मैं, जो फ्लोटिंग वोटर जिसको कहते हैं, कि यदि कहीं बाईपोलर चुनाव है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, या बाईपोलर होता है करीब करीब 2 पार्टी, तो 35 से 40% के बीच में दोनों पार्टियों का अपना अपना होता है। करेक्ट। तो 40-40 भी मान ले तो 20% हुआ, और 35-35 मान ले तो 30% हुआ। ये 30% वोटर यहाँ से वहां साइड स्विच करता है और उसी से जीत और हार तय होती है। महाराष्ट्र के अंदर ये वोटर 10% से कम है। आप ये पाएंगे, उसका एक उदाहरण आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने है कि 2014 में चारों पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा, विधानसभा, असेंबली इलेक्शन महाराष्ट्र के। चारों पार्टी एनसीपी, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना। और उसके बाद 14 में जो है कंबाइंड लड़ा था, लोकसभा चुनाव था। आप देखेंगे जब वोटरों वोट परसेंटेज का आकलन करेंगे तो चारों पार्टी के आइडेंटिकल है, एकदम सेम है, जैसे कि वैसे। यानी आप चाहे मिलके लड़ो तो सेम, अलग हो तो सेम, लोकसभा हो तो सेम और विधानसभा हो तो सेम। अब आप इससे क्या कहेंगे? इसका मतलब ये हुआ कोई यहां से वहां जा नहीं रहा है। बड़ी संख्या में 90% लोगों के लॉयल वोटर्स है। एक बात। अब महाराष्ट्र के जो समीकरण हुए पिछले 1 साल से, जो आपने कहा कि लोग यहां से छोड़ के यहां पर बड़ी संख्या में शिवसेना से छोड़ के बीजेपी के साथ आके जुड़ी और एक नई शिवसेना बन गई, और जिसको इलेक्शन कमीशन ने पुरानी शिवसेना ही नाम वाम सब दिया, नाम और सिंबल दोनों दे दिया। तो अब जो पुरानी शिवसेना है यहाँ पे, आपको उसको वापस समझना पड़ेगा। अब टोटल शिवसेना को मान लीजिए, तो आप ये मानेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर शुरू से पिछले एक 14 का चुनाव छोड़ दें तो पिछले 5 चुनाव में से 4 चुनाव में कांग्रेस एनसीपी ने चुनाव लड़ा और शिवसेना बीजेपी ने युति बना के चुनाव लड़ा। सिर्फ एक बार जो मैंने बताया 14 में सबने अलग अलग लड़ा। ठीक। तो इस बार उसमें आप पाएंगे कि जहां पर भी जिस विधानसभा में लड़ाई होती थी 2 पार्टी के बीच में ही होती थी। कहने को 4 हैं, बट वो अलायंस में थे, इसके लिए दो लोगों के बीच करीब 20 से 30 सीटें ऐसी है जहां पे कि छत्रप यानी क्षेत्रीय छत्रप है। जैसे कि वसई की बात कर लें तो आप हितेन ठाकुर हैं, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग छत्रप्स हैं। ठीक है, वो करीब 20 से 30 सीटें हैं। इसी के चलते 20 से 30 के बीच में छोटी या इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं महाराष्ट्र के अंदर 288 में से। तो उनको आप बाजू में रख दें तो आप पाएंगे करीब करीब हर सीट के ऊपर चुनाव जो है बाईपोलर ही, या तो एनसीपी लड़ रही है या तो कांग्रेस लड़ रही है वहां से, यहाँ पे बीजेपी शिवसेना। उसके अंदर आप ये पाएंगे कि पिछले चुनाव में भी शिवसेना का बोलबाला और वर्चस्व, अभी मैं पुरानी यूनाइटेड शिवसेना की बात कर रहा हूँ, बॉम्बे के अंदर ही रहता है। तो जो बॉम्बे रीजन की बात कर, कोंकण एंड बॉम्बे रीजन में कोंकण भी आ गया। तो रीजन की बात करेंगे तो उन 60 सीटों में से ज्यादा करके जो सीटें होती है वो शिवसेना लड़ती है, ज्यादा बीजेपी से ज्यादा। और बाकी मुंबई मेट्रोपॉलिटन की बात करें तो 36 सीटें। तो अब जो ये शिवसेना का विघटन हुआ 2 हिस्सों में, और बहुत पहले 3 में बढ़ गई थी, एमएनएस की भी बात कर सकते हैं आप, तो वो भी बॉम्बे में और थोड़ा बहुत नासिक में उनका वर्चस्व रहता है। तो अब जो चुनाव होंगे, एक जो कि शिंदे सेना अपन उसको वैसे बोले तो ज्यादा अच्छा, और एक उद्धव सेना। तो उद्धव सेना की जो टक्कर होने वाली है इन 36
कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 60 सीटों पे होने वाली है। तो अब यहाँ देखने वाली इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि इनका वर्चस्व बॉम्बे की और अपनी पारंपरिक सीटों से ज्यादा कितना है, और बाकी पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो ये नई शिवसेना, शिंदे शिवसेना है, उसका अंतर कितना होता है, क्योंकि पब्लिक तो शिवसेना देख रही है ना। ठीक है, होल एंड सोल पहले उद्धव ठाकरे जी थे, अब शिंदे हैं, तो ये चीज को समझने की बात होगी। लेकिन वापस मैं कहना ये चाहता हूं कि युति का जहां तक और महाविकास अघाड़ी का जहां तक सवाल है, उसका दायरा और क्षेत्र लिमिटेड सीटों पर है, जिसको आप कह सकते हो कि तीनों के वोट जुड़ जाएंगे, तभी आप उसको करेक्ट 1+2+3 तभी मानते हैं ना, जब Correct. तीनों के वोट जुड़े। Correct. हकीकत यह है कि 288 में से 200 सीटों के ऊपर पहले भी बाइपोलर फाइट हुई है और आज भी बाइपोलर होगी। मतलब महाविकास आघाड़ी वर्सेस सेना जो भी है, जो भी होगा उस अब दो भाग हो गए। दो भाग में आधा शिवसेना थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आर्गुमेंट के लिए उधर चला गया, आधा शिवसेना इधर आ गया। बीजेपी को अगर हम लोकसभा की बात करें तो बीजेपी को 40 के ऊपर सीट लानी है महाराष्ट्र से, उनके गठबंधन के लिए, एनडीए के लिए, तो कम से कम 40% के ऊपर वोट शेयर की जरूरत पड़ेगी। ये वोट शेयर बीजेपी कहां से लाएगी आज की स्थिति में? मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, लोकसभा के लिए शिवसेना के दो भाग हुए, एक भाग इधर है, एक भाग उनके साथ जुड़ गया, तो जो दूसरा जो इंक्रीमेंटल जो चीज है वो वहां पे जुड़ी आपको दिख रही है, और माइनस जो हुआ यहाँ पर दिख रहा है, माइनस उद्धव सेना, ठीक है ना, तो 1.5 हो गया ये, और आपके हिसाब से वो 2.5 हो गया, ये मान रहे हैं आप। तो ये जो 1.5 और 2.5 की जो कल्पना है वो केवल इन 60 सीटों के ऊपर है। बाकी जगह पे करीब करीब पहले जैसी चीजें होंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ 1.5 और 2.5 की स्थिति करीब 60 सीटों पे होगी। 28 सीटें तो रीजनल छत्रप के लिए छोड़ दीजिए आप, और 200 सीटों के ऊपर फिर वही बाइपोलर होगा जैसे पहले होता था, युति वर्सेस अघाड़ी। एक और एक इंटरेस्टिंग चीज जो लोकसभा के लिए खास करके देखी जाएगी, और कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार, ये 3 जो स्टेट्स हैं, ये बीजेपी के लिए लोकसभा 2024 के लिए मुश्किल स्टेट्स माने जा रहे हैं एक तरीके से। आपके एग्जिट पोल में भी दिखाई दिया, जिसका आपने जिक्र किया, कि बीजेपी को वोट देने वाले जो 100 लोग हैं उसमें से 19 लोगों ने कहा कि हम मोदी जी के कारण वोट दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के कारण उनको वोट दे रहे हैं। कम असल तौर पर लोकसभा के लिए भी इसी तरीके से आंकड़ा होता है, जो 100 में से 15 से 19 लोग कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के लिए बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो या बिहार हो, जो आंकड़ों का गणित है, वोटों का गणित है, जो लोकल कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन जिस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, क्या उसके वजह से बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चुनाव होगा 2019 के मुकाबले, जब उन्होंने 300 के ऊपर सीटें मार ली थी? लेकिन ये 3 बड़े स्टेट्स में जो झटका उन्हें लग सकता है, ऐसा माना जा रहा है, उसके मद्देनजर क्या लगता है आपको? देखिए, जैसे मैंने कहा कि आज की जनता बड़ी इन्फॉर्म्ड है, उसको अच्छे से पता है कि मैं आज किसके लिए वोट करने जा रहा हूं, और जिसको वोट करने जा रहा हूं उससे मुझे क्या मिलने वाला है। आपने तो सिर्फ अभी कर्नाटक की बात करी ना, पिछली बार दिसंबर में 19 के चुनाव के पहले 18 दिसंबर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में रीजनल पार्टी की सरकार, पूरी कांग्रेस की सरकार आई, और कांग्रेस की सरकार आई। लेकिन जब आप उसमें देखते हैं लोकसभा इलेक्शन के अंदर, इंक्लूडिंग कर्नाटक, तो आप पा रहे हैं 1 सीट, 0 सीट, 1 सीट, 2 सीट, बस। माने अंतर जीत और हार होते रहती है, उसको छोड़ दीजिए आप। यानी मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 में से 1 सीट केवल पारंपरिक कमलनाथ की सीट, 28 सीटें इधर। सबसे बड़ी स्टोरी तो छत्तीसगढ़ में थी। छत्तीसगढ़ में से 90 में से 68 सीट आई कांग्रेस की। 90 में से 68 सीट, केवल 15 सीटें आई थी बीजेपी की। 15 सीट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 14-15% सीटें। वहां पर केवल 1 सीट आ पाई, वहां पर केवल 1 सीट आ पाई लोकसभा में कांग्रेस की। उसके बाद आ जाइए आप राजस्थान में, 25 की 25 सीटें, 25 की 25 सीटें इधर, 25 की 25 सीटें इधर। उसके बाद कर्नाटक की भी बात कर लीजिए। कर्नाटक में हमेशा, जैसे मैंने कहा, ओल्ड मैसूरू रीजन में 64 सीटें विधानसभा की हमेशा जो है
कांग्रेस और जेडीएस की फाइट होती थी, बीजेपी डिस्टेंस थर्ड। बावजूद उसके केवल एक सीट जीती कांग्रेस ने और एक सीट जीती इन्होंने 25 प्लस 1 बीजेपी समर्थित 28 में से 26 सीटें, इसका मतलब समझ रहे हैं। बीजेपी जीत गई। तो सवाल जीत हार का नहीं होता, सवाल जीत की इंटेंसिटी को देखिए। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक वहां पर दो चीज आदमी देखेगा, वादे और दावे, तो वहां पर इनकम्बेंट के सामने जो चैलेंजर होने वाला है, जब तक वो क्रेडिबल नहीं होगा तब तक जो है सो वो सबसे सही है। तो विकल्प जब तक क्रेडिबल नहीं होगा, पहले तो विकल्प होना जरूरी है, उसके बाद उसका क्रेडिबल होना भी जरूरी है, तब तो जनता उसकी तरफ जाए। तो कोई भी असेंबली इलेक्शन को आज के समय में आप लोकसभा के परिप्रेक्ष्य से देख ही नहीं सकते। ये आज की हकीकत है इंडिया की। आपने दिल्ली में देखिए, एक और चीज, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दिल्ली में देख लीजिए, 7 की 7 सीट बीजेपी, 7 की 7, लेकिन उधर इंटेंसिटी कितनी है? 70 में से 62, अभी 19 में, और 14 में 70 में से 67। इंटेंसिटी देख रहे हैं आप? 95% सीटें आपके पास है और आप लोकसभा एक सीट भी नहीं जीत पाते आप। तो बोलने का कुल मिला के मतलब हुआ, ये आज का मामला तो नहीं है। 14 में भी देख लिया, 19 में भी देख लिया, अब हम 24 की चर्चा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब किसी भी असेंबली इलेक्शन को, परिणाम को लोकसभा के परिणाम के मद्देनजर नहीं देखा जा सकता है। इंटरनल पार्टियों में एक ऊर्जा आती है, उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आखिर में भारत जोड़ो का कोई असर हुआ है कर्नाटक में? कई लोग क्लेम कर रहे हैं, जयराम रमेश भी क्लेम कर रहे हैं, आपके सर्वे में तो नहीं दिखाई दिया कि भारत जोड़ो के कारण कांग्रेस को वोट नहीं। भारत जोड़ो तो हाँ, जैसे मैंने कहा कि किस वजह से आप कांग्रेस को वोट देते हैं, ये भी हम पूछा। हाँ। तो उसमें 4 चीजें जो है कांग्रेस के लिए बड़ी, डेवलपमेंट उसमें भी 34%, 9% परिवर्तन चाहते हैं, 9% वादों के लिए और 9% ने महंगाई के लिए। ये 4 बड़ी बातें थी। राहुल गांधी के कहने वाले उसमें आंसर था वो 1% से भी कम थे, तो 1% को हम वहां दिखा नहीं सकते। भारत जोड़ो की वजह से नहीं है। अच्छा, अब भारत जोड़ो की वजह से कर्नाटक का वर्डिक्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि आप वापस, हम और आप दोनों मीडिया में, मैं अपने आप को मीडिया से अलग करके नहीं देखता। भारत जोड़ो का असर या किसी भी प्रयास का किया गया असर आपको राजनीति के अंदर बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप और हमको ग्रेजुएशन करने के लिए लाइफ के 12 साल वो पढ़ाई और कम से कम 3 साल का ग्रेजुएशन, तो 15 साल तो आप मिनिमम बिता लीजिए, उसके बाद बोलते हैं आप ग्रेजुएट हो गया। तो अभी भारत जोड़ो यात्रा का मायने समझिए आप कि आजादी के समय से लेके आज तक कांग्रेस का कोई भी शीर्ष नेतृत्व नहीं था जिसको जमीन के बारे में अक्रॉस द कंट्री की जानकारी थी। जानकारी तब होती है जब आप उनके समक्ष जाओ, उनके साथ समय बिताओ, उनके रोजमर्रा के जीवन को देखो, उसके बाद आपको वहां की जानकारी होती है। ये पहली बार है कोई वहां पर गया है। तो अब पहली बार किसी ने प्रयास किया है, तो ये एक पौधे के जैसे, अभी तो सीड डले हैं, अब पहले तना आएगा, स्टेम आएगी, उसके बाद पत्तियां आएगी, उसके बाद फूल आएंगे, उसके बाद फल आएंगे, उसके बाद फल का आप लाभ ले पाओगे। 15 साल का प्रोसेस है। आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, 2013 में पार्टी बनाई, कोशिश करी, पहली बार दिल्ली में तो दूसरे नंबर की पार्टी थी वो, ठीक है, समर्थन में सरकार बनाई। पंजाब में भी वही हुआ था, लोकसभा की 4 सीटें आ गई 14 के इलेक्शन में। उसके बाद 17 का असेंबली इलेक्शन लड़ा, बुरी तरह से हारे, 117 में से केवल 21 सीटें आई, 117 से 21 आप समझ रहे हैं। उसके बाद जाके इन्होंने सरकार बनाई, उसमें अभी 2022 के चुनाव में, तो उसमें भी पूरा 22 से 13 से 22 9 साल लग गए। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि एक प्रोसेस है। अभी राहुल गांधी ने ये सब यात्रा और प्रयास करके एक फाउंडेशन बनाना चालू किया। पहले तो नीचे जाना पड़ता है ना भाई, फाउंडेशन बनाना है तो पेड़ भी लगाना है तो पहले तो जमीन खोदनी पड़ेगी ना नीचे, बिल्डिंग भी बनानी है तो नीचे जाना पड़ेगा पहले फाउंडेशन की। तो अभी फाउंडेशन है, उसके फलों की कल्पना आप अभी से मत कीजिए। ठीक है, आखिर में सर मैं फिर से महाराष्ट्र के बारे में पूछना चाहता हूं कि क्या बीजेपी को थर्ड पार्टनर की जरूरत पड़ेगी महाराष्ट्र में, वोट शेयर के हिसाब से अगर हम देखें? मैं वापस वही कह रहा हूं साहिल, इस बार महाराष्ट्र में हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं पता है?
सिर्फ इसलिए कि हमने देखा है कि महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा और विधानसभा में लोगों ने एक जैसे वोट किया, Correct. बनिस्बत इसके कि बाकी जगहों पे। तो इस बार देखने वाली बात यह है कि माइनस ओरिजिनल शिवसेना, जो बाल साहब ठाकरे की शिवसेना के चलते, इस बार बीजेपी के वोट शेयर में इंक्रीमेंटल इजाफा होता है या नहीं होता है, ये आने वाला समय बताएगा। और ये समय जब मैं कहता हूं तो जब तक किसी भी कॉन्टेस्ट में, स्पोर्ट्स में हो या राजनीति के अखाड़े में हो, जब तक दो कंटेंडर सामने नजर नहीं आएंगे, तो जो नजर आ रहा है आज की डेट में तो जनता वही देखेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और काफी ठीक तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। इसके लिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र हमेशा की तरह एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट बना रहेगा और हम दोबारा जब बीएमसी के चुनाव होंगे तब आपके पास आएंगे, लोकसभा चुनाव के टाइम आपके पास आएंगे। उम्मीद करते हैं कि तब भी आपका जो प्रेडिक्शन है वो सही साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। साहिल, बस मैं एक बात बता दूं, आपने इतने सारे सवाल पूछे, मैंने कोशिश की है, हमारी जो स्टडी है इतने सालों की, उसका समावेश जो है इस बुक के अंदर, हु गेट सिलेक्टेड, कौन जीत के आता है, कौन जीत कर आता है, कोण और क्यों जिंकून आता येतं, है, कोण जिंकून येतं और क्यों आता है, आणि का, कोण जिंकून येतं का आणि कशामुळे, हे पण त्यांनी म्हटलेलं आहे। वाय, हाऊ अँड वाय, हाउ एंड वाई। और इसके अंदर जो दिया हुआ है हाउ नीड्स ड्राइव डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा चैप्टर जो है हाउ गरजेमुळे लोकशाही कशी चालते, गरजेपोटी लोकशाही चालते, असं त्याचा अर्थ निघतो बेसिक। ब्यूरोक्रेसी का क्या इसके अंदर महत्व है। एक किसी भी सरकार को चलाने के लिए तीन चीजें होती है, एक लीडर होता है, वुमन एज अ स्विंग फैक्टर, Woman as ज्याच्याबद्दल a जिसके swing बारे में हमने डिस्कस किया, महिलाओं के वजह से कैसे चीजें बदलती है, और सक्सेस मंत्रा, हाँ। 2 केस स्टडीज आपने दिए इसमें। बिल्कुल। और इंडियन पुअर वोट मोर देन इंडियन रिच, ओके, एक सब्जेक्ट ये भी है। अच्छा, दूसरी बड़ी चीज है रोल ऑफ ज्योग्राफी, जैसे हमने बात करी ना कि मुंबई कोंकण रीजन, तो हर एक रीजन की अपनी एक मिट्टी पहचान है। होती है। आप उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे समझ लीजिए कि केरल के अंदर आप नहीं पाएंगे कि एप्पल की खेती हो जाए, Correct. या कश्मीर में नहीं पाएंगे कि नारियल की खेती हो जाए। हाँ। तो ऐसे अलग अलग तरीके से राजनीति भी काम करती है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये किताब जो है, ये जो राजनीतिक पार्टी जिसको जीतना है वो भी पढ़े, ताकि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए आसानी साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आपने हमसे थैंक यू बात की सर, इसके लिए। थैंक यू।